आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी मुनक्किद होंगे, ताहम इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मनाफरत की सियासत में यकीन रखती है और इसीलिए सीए जैसे कवानीन को लागू किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने दमहाल हांजीपुरा से पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू की। पार्टी के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ अहमद को अनंतनाग राजौरी हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने का इशारा दिया गया। दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में पार्टी के मरहूम लीडर वली मोहम्मद एतू की बरसी मनाई गई। सकीना एतू के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। पीएचडी से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में उमर ने कहा कि उनकी जल्द एक मीटिंग हो रही है। हम सही मौके पर अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे और हमारा कैंडिडेट अपना काम शुरू कर लेगा। उमर साहब, ईसीआई से कितने रही बात तंजीम की, हम अपना कैंपेन का दौर जो है आज से शुरू कर रहे हैं। चाहते थे कि दोनों इलेक्शन एक साथ नहीं हुआ। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको सैबोटाज किया क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे इक़्तिदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में हो। बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 30 सितंबर से पहले इनको यहाँ इलेक्शन मुकम्मल करने होंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वाज़िया तौर ये कहा है कि वक्त से पहले जो है, वक्त की सीमा से पहले यहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह लोगों की अपनी हुकूमत बनेगी। पीएचडी के स्टेटस को क्या हुआ? देखिए ना, हम अलग अलग अपनी पार्टी जो है चलाते हैं। तारिक आमी साहब ने कभी अपनी जमात बंद की, हमने इतने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। आज मैं अकेले आपसे बात कर रहा हूं। कुर्सी दे यार, प्लीज आप थोड़ा नीचे करो। है जनाब, कल परसों थोड़ा नीचे करो यार, ये क्या है? कुछ तरीके से आप देख लें। बीजेपी की ये एक पुरानी आदत है, बिलखसूस इलेक्शन माइनॉरिटीज को निशाना बनाते हैं। तो सीए उसी हवाले से जो है एक और कदम है। मैंने पहले ही कहा, जिस तरह मैंने कल दिल्ली के उस प्रोग्राम में भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और भी ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको सीए के बाहर रखा गया है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे। मैं अगर ईवीएम्स के बारे में शिकायत भी करूं, तब भी ईवीएम तो लगेंगे ही लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो दोबारा फिर हमें अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स, इस बात की तैयारी करनी होगी कि हमें इन मशीनों को सही सलामत रखना होगा और इनमें किसी तरह की गड़बड़ जो है उसकी जो है इजाजत नहीं देनी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में स्टेट भवन के लिए जमीन खरीदेगा। उमर ने इस इक़दाम के लिए हुकूमत पर तनकीद की। उमर ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि वो देखेंगे कि अक्टूबर के बाद असेंबली इंतखाबात में अगर एनसी इक़्तिदार में आती है तो इस भवन का क्या होता है। खाना खाते हैं, हमारी गाड़ियों में बैठ के सवार होते हैं, आपको ये भी हजम नहीं होता। आप बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो जिसमें आप कमरे लाओगे और हमारे होटल में जो रहने वाले लोग हैं उनको वहां से छीन के अपने भवनों में बिठाओगे। कोई नहीं, आप करिए ये सितंबर तक, इंशाल्लाह अक्टूबर में देखेंगे ना आपके भवन का क्या हाल होगा। सीनियर लीडर बीजेपी कविंद्र गुप्ता ने असेंबली इंतखाबात के नकाद से मुतल्लिक उमर अब्दुल्ला के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इंतखाबात में जाने से पहले बहुत सी बातों का ख्याल रखना होगा। कश्मीर में महाराष्ट्र भवन के क़याम के बारे में उमर के बयान पर गुप्ता ने कहा कि वो दिन गए जब एनसी शराय डिक्टेट करती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि सरकार ने सबोटाज किया है, इसीलिए यहाँ असेंबली इलेक्शंस नहीं कराने दिए गए जम्मू कश्मीर में। और भी उन्होंने कुछ बातें की हैं और हमारे साथ उस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता, जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। गुप्ता जी, जो उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यहाँ जो सरकार है उन्होंने सबोटाज किया, इस वजह से इलेक्शंस नहीं होने दिए गए जम्मू कश्मीर असेंबली के। कुछ लोग बेताज बादशाह बन के बैठे हुए हैं, वही नहीं चाहते कि यहाँ इलेक्शन हो। देखिए, वो वहम में हैं। वो चाहते थे कि लगातार यहाँ पर मिलिटेंसी रहे और उनकी दुकानदारी चलती रहे, जो कि भारत सरकार ने होने नहीं दिया।
वो अपनी मर्जी से सीटें बना करके तो जीतने का वो तरीका बना लेते थे, इसलिए सरकार ने डिलिमिटेशन करवाई। अब वो तो कहते हैं कि यहाँ कोई नाम लेवा नहीं होगा भारत का, खून की नदियाँ बह जाएंगी। अब क्या है, ये जो सपने लेने बंद करो। भारत सरकार को पता है लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से ठीक किया जाता है और कैसे कब इलेक्शन करवाने हैं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे एक और बात भी उन्होंने जो कही है, वो कहा कि जो एक प्रपोजल है महाराष्ट्र भवन बनाने का कश्मीर के अंदर, उन्होंने कहा कि वो तो बनने नहीं देंगे, सितंबर तक तो इलेक्शंस होंगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, तो अक्टूबर में हम देखेंगे कौन बनाता है महाराष्ट्र भवन। यानी उनका ये कहना है कि अगर सितंबर में इलेक्शन होते हैं तो उन्हीं की सरकार आएगी और वो महाराष्ट्र भवन नहीं बनने देंगे। देखिए, सरकारें संविधान से चलती है, ना कि दादागिरी से। ये इनके बाप दादा की जागीर तब थी जब कांग्रेस की सरकारें थी। आज देश में एक मजबूत सरकार है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये तय नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि बायकॉट करने वाले अब इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मुल्क में एक इलेक्शन कमीशन है और यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर में सितंबर तक असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। है इस पर पूरा विश्व सम्मान करता है और बायकॉट की राजनीति करने वाले जो सत्ता में इसलिए पहुंच सके कि बायकॉट की पॉलिटिक्स होती है। शुक्र है चुनाव में विश्वास करने लगे हैं। जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अस्थिर किया, अब उन्हें मैं निवेदन करूंगा, आपने भी बीडीसी चुनाव का, पंचायत चुनाव का बायकॉट किया, डीडीसी चुनाव में जनता ने आपका बायकॉट किया और निश्चित रूप से चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सितंबर में होंगे और जम्मू कश्मीर के चुनाव का इंतजार। लोगों को खुलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में दहाइयों से बायकॉट की वजह से हुकूमतें बनाने वाले सियासी जमातों की छुट्टी हो जाए। इन बातों का इजहार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने किया है। सज्जाद लोन ने हंदवाड़ा में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि लोगों को आज बड़ी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। लोन का कहना था कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत जरूरी है। नहीं, हम चाहते हैं कि लोगों की हुकूमत इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो, कोई भी किसी की भी हुकूमत हो। तो चलिए, अब नहीं तो फिर सितंबर से तो सुप्रीम कोर्ट का है ही, तो लेकिन अल्लाह करे कि जल्द से जल्द जो है लोगों की हुकूमत है। हम सिर्फ लोगों को बोलेंगे कि अल्लाह का वास्ता आप वोट डालिए, और जो ये लोग बाइकआउट की वजह से जो हुकूमतें बनती थी, बाइकआउट की वजह से कोई 3000 वोट लेता था, कोई 2500 वोट लेता था, उनकी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शेबान इशाई ने श्रीनगर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासत का दर्जा देने, इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए फ्री प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया है और आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के बजाय पेपर बैलेट की वापसी का मुतालबा किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दरपेश अहम मसाइल को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। हमारी डिमांड यही होगी कि स्टेटहुड बहाल किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस में दी जाए, और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो उनने एक नंबर दिया हुआ है कि इस वक्त हमारे कैंडिडेट्स बहुत कम हैं, इनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर जब इलेक्शन असेंबली का होगा उस वक्त हम 1500 या 2000 लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे सकते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हमको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा, लीजिए। हमको जून में आपको ये इलेक्शन की पार्लियामेंट की ये मामला खत्म हो जाता है, जुलाई में इलेक्शन कराइए, अगस्त में इलेक्शन कराइए। 140 करोड़ आवाम का जो है मुस्तकबिल इस इलेक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर इलेक्शन प्रोसीजर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, आर्टिकल 324 जो है हिंदुस्तान के आईन का, वो आपको कहता है कि एक फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन होना चाहिए। अगर ईवीएम पे ही सभी लोग जो है वो निशाना साध रहे हैं, तो ऐसी मजबूरी क्या है आपको ईवीएम पे इलेक्शन करने की। दूसरी बात, जब भी इलेक्शन कमीशन ये सारे इलेक्शंस कंडक्ट करता है, जिस बैलेट यूनिट पे आप वोट डालते हैं उसको डिस्कार्ड किया जाता है, सिर्फ कंट्रोल यूनिट के वोट्स गिने जाते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं है, इसमें कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है। मिसाल की बात मैंने उस दिन भी आपको समझाया, 5 फरवरी के दिन, ये वैसी बात है आपके पास गाड़ी का कोई मॉडल है।
अवंतीपुरा में महिला कांग्रेस की जानिब से एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। खवातीन की एक अच्छी खासी तादाद ने इसमें शिरकत की। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस की सदर शमीमा रायना की सदारत में मुनक्किद हुआ। कांग्रेस की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात कही गई। मुकर्ररीन ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार इक़्तिदार में आई तो गरीब खवातीन को सालाना माली इमदाद भी फराहम किया जाएगा। पार्टी के नायब सदर शमीमा खान, स्टेट जनरल सेक्रेटरी रुक़ैया अख्तर, स्टेट सेक्रेटरी रिजवाना अख्तर मौजूद थी। उन्होंने शुरा को कांग्रेस को मजबूत बनाने की अपील की। लीडर राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी का ऐलान किया है, उसी को मद्देनजर जो 5 गारंटी है उसमें महिला शक्ति पहली गारंटी है, जिसमें एक गरीब महिला को जो एक गरीब घर से फैमिली से ताल्लुक़ रखती है उसको 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। दूसरी गारंटी जो हमारी है अधिकार आदि आबादी का पूरा हक, उसमें जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं उनमें 50% का हक हमारे महिलाओं को मिलेगा, पूरा आरक्षण दिया गया है 50% का। और जो तीसरी गारंटी हमारी है शक्ति का सम्मान, उसमें जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स है, हमारे आशा वर्कर्स है, हमारे मिड डे मील वर्कर्स है, उनको जो भारत सरकार की तरफ से शेयर दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, उसकी दुगुना सैलरी उनको दी जाएगी। चौथी हमारी जो गारंटी है उसमें अधिकार मित्री है। अधिकार मित्री ऐसा है कि हर देश के हर पंचायत में एक अधिकार मित्री को अपॉइंट किया जाएगा, जो महिलाओं को उनके कानून के बारे में बताएगी, उनके अधिकारों के बारे में बताएगी, जागरूक करेगी और उनके साथ उनके। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से रियासी में अपने कारकुनों के साथ मीटिंगें शुरू कर दी है। रैना ने कहा कि उन्होंने आइंदा इंतखाबात की जिम्मेदारी अपने कारकुनों को सौंप दी। रैना ने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास कोई लीडर नहीं बचा है जिसे वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी के लिए मैदान में उतार सके। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक पार्लिमानी इंतखाबात के बाद असेंबली इंतखाबात भी जल्द कराए जाएंगे। उनके साथ ही मंच पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं वही आपको नजर आएंगे, जनसंपर्क करते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए, रैलियां करते हुए, जनसभाएं करते हुए, रोड शो करते हुए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ही हर जगह नजर आएंगे। अपोजिशन पार्टीज के पास कैंडिडेट्स नहीं हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में वो किसे खड़ा करें। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन की जमातों के पास आज कोई लीडर नहीं है जो हिम्मत करे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि मोदी साहब ने हर शख्स का, हर व्यक्ति का दिल जीता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। शुरू जिला उद्योग केंद्र ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से खाद्य वस्तुओं के लिए पैकेजिंग और लेबलिंग की आवश्यकताओं का कार्य किया गया शुरू। वन्यजीव संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने डोडा के किलोथ्रान भलेसा से एक तेंदुए को जिंदा पकड़ा। वन्यजीव विभाग के अधिकारी ने कहा, गंदोह पुलिस और वन विभाग के समन्वय से तेंदुए को जिंदा पकड़ा। हारेसपुरा में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा अपनी गतिविधियों को किया तेज। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीरा साहिब क्षेत्र के गांव भाऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोग अन्य राजनीतिक दल छोड़कर भाजपा में हुए शामिल। हारेसपुरा के गांव रंगपुर सिद्धडा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग अन्य राजनीतिक दल छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं जिला विकास परिषद सदस्य तरनजीत सिंह टोनी ने किया स्वागत। 1 जनवरी 2023 को ढांगरी आतंकी हमले में मारे गए सतीश कुमार के भाई ने बताया, सतीश कुमार को मरे हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन आज भी उनके जॉब कार्ड पर पैसे जमा और निकाले जा रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र का एक बड़ा घोटाला है। विकास विभाग से जांच कराने की मांग। पर्वतीय पर्यावरण संस्थान भद्रवाह परिसर 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सह संकाय विकास कार्यक्रम का कर रहा आयोजन। 5 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से 50 पर्यावरणविद ले रहे भाग।
पुलिस महानिरीक्षक ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ खास बातचीत में पोले ने कहा कि खसूसी मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। माइग्रेंट वोटों के बारे में उन्होंने कहा कि उनके मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी पोलिंग बूथ के क़याम समेत खसूसी इंतजामात किए गए हैं। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब राइज हो गया है वो किस तरह से है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से आप कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मकसद जो है, कंसेप्ट ये है कि एक पर्टिकुलर अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी एक मर्यादा में रहते हुए जो है काम करना। ये सिर्फ कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही नहीं रहता है, इवन ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मशीनरी, उनके लिए भी ये लागू होता है। इसका मेन मकसद यही रहता है कि इलेक्शन से एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस और दायरे में हो और उसमें कोई भी जो है उससे बियॉन्ड न जाए। किसी अगर कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देनी है तो जिले लेवल पर और मेरे ऑफिस में लेवल पर एक कमेटी है। उस कमेटी के थ्रू ही पहले स्क्रीनिंग करानी होती है, उसका अप्रूवल प्री सर्टिफिकेशन के बाद ही वो रिलीज हो सकती है। तो इसकी कंप्लेंट जो है ना सिर्फ फिजिकल मोड में कंसर्न डीसी के पास दी जा सकती है, मेरे ऑफिस पर भी दी जा सकती है, इवन ऑनलाइन ऐप भी इसमें है। सी विजिल नाम का एक ऐप है, सिटीजन बी विजिल। उस ऐप में जाकर के कोई अगर वायलेशंस हो रहा है तो कॉमन पर्सन जो है उसका फोटोग्राफ निकाल सकता है और फोटोग्राफ निकाल करके जो है उसको अपलोड कर सकता है। अपलोड होने के बाद जो है मैक्सिमम 100 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा प्रयास रहता है उस पर कार्रवाई करने का। कैंपेनिंग शुरू हो रहा है, लार्ज स्केल पर की कैंपेन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंट कैंडिडेट्स, तो आपकी तरफ से जो मॉनिटरिंग टीम है वो किस तरह से आपने फ्रेम किया और कितना उनको इख्तियार दिया गया? हर जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉनिटरिंग करने के लिए एक नोडल ऑफिसर से, नॉर्मली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है उस जिले के नोडल ऑफिसर्स है। हमारे ऑफिस में भी जो है हमने एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर लगाए हैं जिनका जिम्मा है कि पूरे यूनियन टेरिटरी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड कंप्लायंसेस चेक करें। उसमें कुछ क्वेरीज है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बहुत सारी क्लैरिफिकेशन सॉर्ट हो जाती है तो वो स्क्रीनिंग कमेटी से जो आती है वो फिर वो देखते हैं उसमें। इवन हम जितने भी 24/7 न्यूज चैनल्स है, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, लोकल उर्दू मीडियम के है, जम्मू से है, कश्मीर से है, या मान लीजिए किसी जिले में अभी भी केबल टीवीज अगर चल रहे हैं तो वो सब जो है अंडर मॉनिटरिंग रहते हैं। उस पर कोई भी जो पॉलिटिकल नेचर की जो न्यूज आती है उसमें देखते हैं कि हम कहीं रिपोर्टिंग में या किसी में वायलेशंस तो नहीं हो रहा है। ओवरऑल तैयारियां हैं जिसमें ट्रेनिंग है, बाकी चीजें हैं, वो डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी का, उसमें किस तरह से आप आगे बढ़े हैं, कब कहाँ तक तैयारी? ब्रॉडली अगर बात करूं तो बेसिकली मुझे 3 प्रकार की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट रहती है ईवीएम एंड ईवीएम रिलेटेड कंज्यूमेबल्स। दूसरा रहता है कि ईवीएम के अलावा जो दूसरा मटेरियल रहता है जो पोल पार्टीज ले जाती है वो मटेरियल, इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो है व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट्स के लिए कहीं की फर्स्ट फेज में भी हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी, वो सब चीजें हैं। और तीसरी रहती है कि जो इसमें मैन पावर ऑफिसर्स डिप्लॉयड होंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो तीनों चीजें जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? तकरीबन जितनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स कन्वे की है 250 के करीब जो है कंपनीज एडवांस डिप्लॉयमेंट के फॉर्म में आई है, उसमें 85 बाहर से आई है और रिमेनिंग जो है लोकली अवेलेबल करवाई गई है। इसको डील करने के लिए, इसके डिटेल में जाने के लिए स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर्स रहते हैं जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो उसमें डिटेल में देख रहे हैं। अभी जो फर्स्ट फेज है उस हिसाब से जो हमने फेजिंग के हिसाब से उन कंपनीज को डिप्लॉय करेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान सुनील सेठी ने कहा कि बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे वो लोकसभा हो या असेंबली इलेक्शन। उन्होंने कहा कि अगली फहरिस्त में जनूबी, शुमाली और वस्ती कश्मीर से लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। सेठी ने दावा किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के सियासतदान बीजेपी में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मीडिया रिलेशंस डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का ऐसे काम करता है कि मीडिया के साथ पॉलिटिकल पार्टी की इंटरेक्शन रेगुलर बेसिस के ऊपर हो,
मीडिया को अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी रिमूव होनी चाहिए और स्मूथ रहे मीडिया के साथ भारतीय जनता पार्टी का रिलेशन। वी आर वेरी थैंकफुल टू द मीडिया, स्पेशली द मीडिया ऑफ कश्मीर, कि कश्मीर के मीडिया ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा चले हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने जब भी मीडिया को रिक्वेस्ट की है तो मीडिया जो है वो हमारे साथ इस स्ट्रगल में जो है वो साथ में रहा है, जिसमें कि अल्टीमेटली नेशनल फ्लैग इज नाउ विनिंग, आई विल से नेशनल फ्लैग इज विनिंग। चेंज जो है वो ग्राउंड के ऊपर इज वेरी 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 प्रोमिनेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अभी कोई प्री पोल अलायंस के बारे में नहीं सोच रही है, ना ही हम इस बारे में कोई बात भी सोचते हैं। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तौर के ऊपर असेंबली इलेक्शन की अगर आप बात करें तो अपने तौर के ऊपर हम असेंबली इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बना देंगे। सो फॉर एज पार्लियामेंट्री इलेक्शन इज कंसर्न, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे को टारगेट दिया है 370 सीट भारतीय जनता पार्टी की और 400 सीट के पार जो है एनडीए, तो हम लोग उस पर फोकस्ड हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर कहीं पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। हमारा फोकस है कि हमने ये इलेक्शन जीतना है और कश्मीर में भी जीतना है, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी जीतना है और आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी हम लोग जो है कश्मीर में काफी ज्यादा सीटें जो है वो निकालेंगे, जो कि शायद अब मैं अगर ये कहता हूं तो लगता है कि पहले तो कभी निकाली नहीं, लेकिन पहले के हालात में और 2019 के बाद के हालात में काफी ज्यादा फर्क है। कश्मीर 2019 के पहले एक अलग टेरिटरी था, 2019 के बाद कश्मीर एक अलग टेरिटरी है। अगर आप जमीन पे जाके देखेंगे और कश्मीर के लोगों का नजरिया जो है वो भी बदला है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। जो लोग सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शायद ऐसी पार्टी है कि जो कश्मीर एंटी कश्मीर है, कश्मीर के लोगों के बारे में नहीं सोचती, वो मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ईवीएम पर ओपोजिशन के इल्जामात हार का सामना करने के बाद ही आते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से ख़वातीन की बेहतरी के लिए शुरू की गई मुतअद्दिद फलाही स्कीमों पर रोशनी डाली। जितेंद्र सिंह जिला उधमपुर के रामनगर तहसील के खगूटे इलाके में नुक्कड़ सभा में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। एक तो बड़ी बड़ी सभाएं और दूसरी छोटी छोटी संख्या में नुक्कड़ सभाएं गांव-गांव जाकर के, पंचायत जाकर के। आज हम रामनगर के अंदरूनी क्षेत्रों में घूम रहे हैं, पंचायतों के बीच घूम रहे हैं, छोटी बड़ी सभाओं को लेकर के, कहीं महिलाएं, कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और यहाँ पर आपने देखा कि कितना अधिक उत्साह है, बड़ी भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पधारी है और उससे ये प्रमाणित होता है कि किस प्रकार मोदी जी के प्रति उनकी श्रद्धा है। वो समझती हैं कि मोदी जी ने उनके लिए वो कुछ किया जो आज तक किसी और सरकार ने किया था। उनके लिए शौचालय निर्माण करने का कार्य हुआ, मोदी जी ने लाल किले से उसका आह्वान किया और इतनी संवेदनशीलता कि केवल मोदी जी ही समझ सकते थे। उनके लिए उनको रसोई घर के धुएं से निजात दिलाने का काम किया, गैस के सिलेंडर उनको उपलब्ध करवाए, उनके लिए कच्चे मकान से राहत देकर के उनके लिए पक्के मकान किए। तो मैं आज महिलाओं के साथ कोई बहुत ज्यादा भाषण ना करते हुए संवाद और वार्तालाप। बारामूला जिले के रफियाबाद के डंगीवच इलाके में आग लगने से 2 रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गए। डंगीवच रफियाबाद के रिहायशी जेवादीन शाह के अब्दुल रशीद शाह और मीर अहमद शाह के रिहायशी मकान में जबरदस्त आग भड़क उठी। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने पुलिस और मकामी लोगों की मदद से इंतहाई भीड़ भाड़ वाले इलाके में आग बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। ताहम बड़े पैमाने पर आतिशबाजी के इस वाक़ये में 2 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर जल गए। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने आग की वारदात का नोटिस लेते हुए इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी है। यहाँ इस महल्ले में रहने वाले 2 बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज का वो इतना काफ़ी माली नुकसान हुआ कि मैं ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं समझूंगा कि ये लोग सड़क पे आ चुके हैं। जो भी माली मसरूका इनके पास था, जो भी उन्होंने कमाई की थी, जो भी पूंजी इनके पास जमा थी माल की सूरत में, वो सारा जलकर खाकिस्तर हुआ है। और ये पूरी फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं सड़क पे आ चुके हैं। हम अपनी तरफ से
पूरी इंटायर जो हमारी बरादरी है, इंटायर सिविल सोसाइटी हमारी है, इस सदमे में इन दो फैमिलीज के साथ हम शाना बशाना है। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि इन दो फैमिलीज को एज अर्ली एज पॉसिबल रिहेबिलिटेट किया जाए, एक्सग्रेशन रिलीफ को फास्ट ट्रैक पर फराहम किया जाए। जो आपके पास रेड क्रॉस के रिसोर्सेज हैं उनको बरोई कार लाकर इन दो फैमिलीज को, जिनमें मासूम बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं, इनको एज अर्ली एज पॉसिबल। जिला गांधरबल के कंगन के इलाके पांजन के रिहायशी ने हुकूमत और महकमे पीडीडी के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। ये लोग पावर कैनाल के आसपास की जमीन के मालिक होने का दावा करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी जमीन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी तरीके से हथिया ली है। दावेदारों के मुताबिक महकमे से एनओसी मांगने के दौरान उन्हें बताया गया कि ये जमीन महकमे पीडीडी की है। सदमे से 2-4 दावेदारों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इल्तिजा करने के बावजूद महकमा मिल्कियती दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहा है। दावेदारों का कहना है कि महकमे के अंदर मौजूद कुछ मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर यह जमीन महकमे को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर दी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीसी ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और मजीद तहकीकात के लिए इसे महकमे क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाएगा। जनाब यहाँ पे जो अपर सिंध हाइडल प्रोजेक्ट स्टेज सेकंड कंगन में जनाब जो लैंड स्कीम है जनाब, ये तकरीबन 200-250 कनाल का जनाब हुआ है। ये इसमें जनाब हमारा ज़मीन भी आता है और बाकी जो गवर्नमेंट लैंड भी, जो यहाँ के कुछ मुलाजमिन ने और दालों ने मिलके प्रोजेक्ट से पैसे निकाले हैं जनाब। उसमें अब हमने इनको बहुत बार इनको कहा कि हमें इंफॉर्मेशन दे दो। बदकिस्मती की वजह से ये हमें आज कल कर रहे हैं जनाब, कोई मतलब रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर हमने यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी और कलेक्टर से भी रिकॉर्ड कलेक्ट किया है और बाकी जितनी एजेंसीज है उनसे भी हमने रिकॉर्ड किया है। और अब फाइनल हम इनसे रिपोर्ट मांग रहे थे कि आप हमें ये दीजिए कि कितने लोग हैं ये जिन्होंने ये पैसे हड़प किए हैं, और ये इस को देने के लिए कतराते हैं और कभी कहते हैं कि एसडीएम साहब के पास जाओ, कभी कहते हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट से लिख के लाओ। और रिसेंटली एसडीएम कंगन ने भी मैडम जी ने इनको एक चिट्ठी निकाली थी कि हमें आप पूरी डिटेल इस स्कीम की दे दो और इन्हें उसको भी टाल मटाल करके इन्होंने पहले मुझे बोला कलेक्टर ऑफिस जाओ, फिर मैंने कलेक्टर ऑफिस से भी ये रिपोर्ट लाया है, फिर कहा आप रेवेन्यू ऑफिस जाओ, फिर मैंने वहाँ से भी रिपोर्ट लाया है। ऑलरेडी जो ये हमारा पीडीसी का नीचे कनाल के नीचे जो हमारा ज़मीन है, ऑलरेडी यहाँ के मुलाजिम और यहाँ के दलाल ने उसमें पैसे निकाले हैं। अब हम यही डिमांड करते हैं इनको हमें रिकॉर्ड दे दो यहाँ पे शुरू। वो हमें रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं है। वो यही कह रहा है कि आजकल गवर्नमेंट को कंगन के प्रोजेक्ट वालों ने हमारी कुछ ज़मीन लैंड जो हमारी दबा कर रखी है। अच्छा, तो हम यहाँ आते हैं, कुछ दलालों ने, कुछ इसने मुलाजमों ने, यहाँ के चोर मुलाजम, उन्होंने के उनके साथ जो हमारी जो कुछ में हमारा हक था वो दबा कर रखता है। अब चक्कर काट के हमारे जो टांग है वो भी थक गई है। देव साहब है वहाँ यहाँ के, वो बोलता है जाओ वो यहाँ का कैसा कागज़ है, कैसे आज नहीं है, वो पेमेंट हो गई है आज की, तुम्हारे आपका कोई ज़मीन कुछ नहीं है, धमकी देते हैं सर। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, किसके बाद फरियाद कर रहे हैं गवर्नमेंट से बगैर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपकी बॉडी ने कुलगाम जिले का महत्वपूर्ण दौरा किया, जहां एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता हुई और साथ ही जीपीएल कुलगाम में एक फिटनेस जिम सेंटर का उद्घाटन हुआ। कठुआ में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला चुनाव अधिकारी ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, पारदर्शी ढंग से चुनाव करवाने के लिए हैं वचनबद्ध। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, लोकसभा की 4 सीट के साथ विधानसभा की भी 6 सीट पर रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज करेगी बीजेपी। हिमाचल बीजेपी के चुनाव की तैयारियां पूरी। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान पर बोली प्रतिभा सिंह, INDIA गठबंधन की होगी जीत। 4 सीट और 6 जगहों पर होने वाले उपचुनाव भी जीतेगी कांग्रेस। शिमला हाई कोर्ट से आशीष शर्मा और विधायक चैतन्य शर्मा के पिता को मिली राहत। 1 अप्रैल तक बढ़ी अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि। बालूगंज पुलिस की जांच में सहयोग करने के निर्देश।
बद्दी के मानपुर में 11 साल की प्रवासी बच्ची से दुराचार, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार, केंद्र सरकार ने कई संगठनों पर लगाया बैन। जेकेपीएल के 4 गुटों पर 5 साल का बैन। गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लोकसभा चुनाव के तारीखों का हुआ ऐलान, 7 चरणों में होंगे चुनाव। 19 अप्रैल से होगा आगाज, 4 जून को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में होंगे चुनाव। 19, 26 अप्रैल और 7, 13 और 20 मई को होगा मतदान। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर के कश्मीर हाट में 3 रोजा जीआई महोत्सव इख्तिताम पजीर हो गया है और इस प्रोग्राम में मुल्क भर से मुख्तलिफ कारीगरों और ज़रई सनतकारों ने 50 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए थे। इस तकरीब का एहतमाम PHDCCI ने हुकूमत हिंद के MSME के तरक्याती कमिश्नर के ताउन से किया। GI और QR टैगिंग हैंडलूम और दस्तकारी के महकमे के लिए एक तरजीह रही, क्योंकि मशीन लूम खरीदारों और बेचने वालों दोनों के लिए खतरा बन गया है। हम यहाँ पर सेल करने नहीं आए हैं, ये हम प्रमोशन करने के लिए आए हैं कि ये जो है ये दिखाइए आप, ये QR कोड लगा हुआ होता है। हाँ जी, इसमें पता चलता है कि कारपेट की क्वालिटी क्या है, जेन्युइन है। इसीलिए ये हम इसलिए अच्छा मानते हैं कि बाहर में मशीन मेड आए हैं। हाँ, वो कश्मीर के कारपेट के नाम से वो बेचते हैं। हाँ, इसीलिए हम बहुत खुश हैं, ये मतलब होना चाहिए। ये उत्सव इसीलिए था जो उन्होंने ये बनाया 3 दिन का प्रोग्राम। कस्टमर को पता चलना चाहिए असली प्रोडक्ट क्या है, GI मार्क किस चीज़ पे मिला है, ये अवेयरनेस के लिए है। ये जितना टूरिस्ट यहाँ बढ़ जाएगा उससे आर्टिजन को फ़ायदा आ जाएगा। श्रीनगर के ईदगाह में असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर यास्मीन ने मुफ्त एम्बुलेंस खिदमात का इफ्तिताह किया। लोगों को सहूलत देने के लिए कश्मीर अथॉरिटी ने श्रीनगर में जदीद तरीन एम्बुलेंस खिदमात की शुरुआत की है। मुस्तहिक मरीज टोल फ्री नंबर पर कॉल करके खिदमात हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि ये इदारा लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा इवेंट रहा है, ये 24/7 एम्बुलेंस सर्विसेज की इनाग्रेशन के सिलसिले में था और ये एक वाज़िया दलील है कि इदारा अथॉरिटी इंसानी जान को बचाने में हर सूरत और हर ज़रूरत में कमर बस्ता है। और इस सिलसिले में जो हमारी ये कोशिश है वो इंशाअल्लाह जो है इंशाअल्लाह वो कामयाब होगी इंशाअल्लाह। कितनी एम्बुलेंसेस हैं? जी ये 7 एम्बुलेंसेस हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक NGO, एक इतना ऑर्गेनाइज्ड NGO है, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम वक्तन फ़वक्तन देखते हैं कि वो हर एक चीज़ में वो आगे निकल गए हैं, चाहे डायलिसिस हो, चाहे एम्बुलेंसेस हो, चाहे बाकी चीज़ें हों। और इन अ वे बहुत अच्छा कर रहे हैं कौम के लिए, अपने स्टेट के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे NGOs ऐसे ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड काम करें, तो जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, हेल्थ को भी फ़ायदा हो। लद्दाख की लाइफलाइन समझे जाने वाली श्रीनगर करगिल कौमी शाहरा अगले चंद रोज़ में खुलने की उम्मीद है। हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन ने जोजिला पास का दौरा किया। ये शाहरा 6 फरवरी से बर्फबारी के बाद बंद है। शाहरा के अगले 3-4 दिनों में खुलने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट विजायक ने 0 पॉइंट से इंडिया गेट तक काम शुरू कर दिया है। चेयरमैन ने विजायक और मकामी मजदूरों के रोल की सताइश की। जिला शोपियां को पुंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शद्दोमद से जारी है। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि इस तारीखी रोड को 2 हफ्तों के अंदर आमदोरफ्त के काबिल बनाया जाएगा। मुगल रोड को बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के बाद अगर दूसरी रियासतों से जोड़ने वाला कोई रास्ता मुतबादिल रास्ता है वो है मुगल शहरा। जाहिर सी बात है मुगल रोड के खुलने से हजारों लोगों का रोजगार बहाल हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी क्या वाकई 24 तारीख तक मुगल रोड को खोला जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।
तालीमी जोन गुरेज में 8वीं जमात और तीसरी से लेकर 7वीं जमात तक के इम्तहानात मुलतवी करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। साबिक रुकन असेंबली गुरेज नज़ीर गुरेजी का कहना है कि भारी बर्फबारी की वजह से गुरेज में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है। गुरेज और तुलेल में राब्ता सड़कें बंद है। गुरेजी का कहना था कि उन्होंने ये मसला आला हुकाम के साथ उठाया और उन्हें उम्मीद है कि इन इम्तहानात की फिलहाल मौखर किया जाएगा। गुरेज में इस बार जो है फरवरी तक बर्फ़ नहीं पड़ी थी, मार्च में कोई 8 से 10 फुट के करीब बर्फ़ पड़ी है। और एक साइड से गवर्नमेंट जो है अथॉरिटीज़ कह रहे हैं कि आप एवलान की वजह से मूवमेंट नहीं कर सकते, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो भी गवर्नमेंट की ये इंस्ट्रक्शंस है। और दूसरी तरफ से बोर्ड अथॉरिटीज़ जो है वो एग्ज़ाम कराने जा रही है 1st to 9th क्लास। ये कैसे पॉसिबल है एक बच्चा जो है एक गांव से दूसरे गांव जो जिसको जाना है एवलांच के खतरे के बावजूद वो जाए और एग्ज़ाम, अगर वहाँ कोई हादसा पेश आता है तो कौन रिस्पांसिबल है। तो मैंने अथॉरिटीज़ से आज ही बात की और मुझे यकीन दिलाया गया है कि इस जो एग्ज़ाम है इसको डेफर किया जाएगा। एटलीस्ट मैंने कहा है 10 अप्रैल तक। अगर 10 अप्रैल तक ये डेफर किया जाएगा तो तब मुमकिन है कि बच्चे अपनी अपनी जगहों पे पहुंचेंगे। और मैंने बेकन अथॉरिटी से भी बात की है, उन्होंने भी मुझे कहा अगले 10। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर में मंशियात की लानत और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। मीरवाइज ने कहा कि खुतबात के जरिए अवाम को आगाह रखना होगा। हालात देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात हैं। हम समझ सकते हैं कि इस बहुत सी वजूहात हैं, घरेलू मामलात हैं, घरेलू तनाज़ात हैं, फैमिली इश्यूज हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वाकई हम माह रमज़ान का महीना हमें ये भी दावत देता है कि हम अल्लाह से जहाँ नज़दीक हो वहाँ कुरान करीम का हम मुताला करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का हम मुताला करें और देखें कि मुश्किलात में कैसे हुजूर ने जो है मुसलमानों को तलकीन की कि वो जो है वो हिम्मत न हारें, वो हौसला न हारें। देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं कि कुछ वजूहात की बिना पे हम देख रहे हैं कि चाहे माली किसी को नुकसान होता है या कोई एकेडमिक्स में अच्छा नहीं करता है तो एकदम वो अपनी जान देने पे तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल एक अफसोसनाक तर्ज अमल है। ज़िंदगी का नाम ही जद्दोजहद है। मुश्किलात, मसाइब, तकालीफ ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और हमें इस्लाम सिखाता है कि भाई हमें हर सतह पे जो है मुश्किलात से दो चार होकर ही हमें आगे बढ़ना है। तो हमें कुरान ये तालीम देता है, इसलिए लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। अब बाकी चीज़ें जो है सोसाइटी में उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अब तो 4-5 साल में भी बंद रहा, लेकिन हमने कोशिश की थी मुत्तहिदा उलमा की तरफ से इंशाल्लाह, जिसमें कि तमाम दीनी तंजीमें हैं, उलमा हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वाज के ज़रिए, तबलीग के ज़रिए इस्लाह हो और जहाँ पे सोशल इश्यूज़ हैं, चाहे वो मनशियात हो, ड्रग एडिक्शन हो या बाकी चीज़ें हो, इन पर भी हमें काम करना है, मिल के काम करना है, नौजवानों को आगे आना है और हमें पूरी अपनी कोशिश करनी है कि हम कम्युनिटी लेवल पे कम्युनिटी सर्विस दे सकें ताकि। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंतनाग मोहम्मद रफीक वानी ने अशमुकाम में बाबा सखी ज़ैनुद्दीन वली की दरगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने शब-ए-अव्वल के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को ज़रूर हिदायत दी। उन्होंने अप्रैल में मुनक्किद होने वाले रिवायती ज़ूल त्यौहार के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया। देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ इस पे बात करूंगा। दोनों जो 12 शब-ए-अव्वल है इस पे भी और जो ज़ूल फेस्टिवल है दोनों में मैं रहूँगा। यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़ायरीन बड़े शौक से आएंगे और ज़ियारत करके यहाँ से जाएंगे और ये वो दरगाह है, यहाँ कोई खाली नहीं जाता। यहाँ हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान सब पूरे देश भर के लोग आते हैं यहाँ एक विश्वास लेके और यहाँ से उम्मीद जो उनकी उम्मीदें हैं। जिला रामबन में माह रमज़ान के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक है। इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने तमाम सेक्टोरल अफसरान को हिदायत जारी की कि वो मार्केट चेकिंग जारी रखें। म्यूनसिपल काउंसिल के अफसरान लगातार बाजारों में चेकिंग कर रहे हैं। जो है वो रमज़ान से पहले ही हमने ले लिए थे। जो सबसे पहला ये होता है कि मार्केट चेकिंग्स होती हैं, वो कंसर्न तहसीलदार, नायब तहसीलदार अलॉन्ग विद अदर डिपार्टमेंट्स जो है वो चेकिंग करते हैं। उसमें हमारी चेकिंग चल भी रही है। कहीं पे जैसे आपने अभी कुछ 2-3 पॉइंट्स का जिक्र किया, जैसे रामबन बाज़ार मेन में है या दूसरी जगहों पे है, तो अभी जो है वो डायरेक्शन मैंने तो आपसे पहले इमीडिएटली दे दी है हमारे जो सीईओ साहब हैं वहाँ पे एमसी रामबन में या बाकी जगहों पे तहसीलदार, तो इसको जो है वो और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे और जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होंगी, नाजायज़ जो चीज़ें होंगी, उसको नहीं होने दिया जाएगा और इंश्योर करेंगे कि हर जगह जो है वो हर चीज़ का रेट।
मुआशरे में अपना हिस्सा डालने के लिए गांदरबल के निजी तालीमी इदारों ने भईहामा गांदरबल में मुफ्त काउंसलिंग और हेलमेट तकसीम किए। एसएसपी गांदरबल संदीप गुप्ता मेहमान खसूसी रहे। इस बेदारी प्रोग्राम का मकसद नौजवानों की कीमती जानों को बचाना है जो हिफाजती हेलमेट के बगैर 2 पहिया गाड़ी चलाते हैं। तालीमी इदारे के चेयरमैन ने कहा कि वो समझते हैं कि इस समाजी फरीजे पर सबको अमल करना चाहिए और तालीमी इदारों को मयारी तालीम फराहम करने के साथ साथ समाजी भलाई के लिए भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में गूंज 2024 का रोजा मेगा फेस्टिवल मुनक्किद करने जा रही है। ये बात वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने बताई। उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल तलबा और इदारों के लिए एक कसीर जहती प्लेटफॉर्म साबित होगा ताकि वो अपने इदारती बेहतरीन तरीकों, सकाफत में तख्लीकी सलाहियतों और अदबी सरगर्मियों और खेलकूद को जाहिर कर सके। शिक्षा का उद्देश्य एक व्यक्ति के समुचित विकास के लिए है और ये कार्यक्रम उसी की एक कड़ी है और इसमें जम्मू विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, ये 4 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके साथ हमारे जो कॉलेजेस हैं वो जोन वाइज में बांट दिए गए हैं तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें स्टार्स लगेगी। साथ में कॉलेज ऑन व्हील्स जो गई थी उसका एक एग्जीबिशन भी लग रहा है। डोडा जिले के गुंदाना ब्लॉक में गुज़िश्ता रात चोरों ने तकरीबन 1 दर्जन मसाजिद में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। लोगों के मुताबिक चोर 6 मसाजिद के चंदा बॉक्स तोड़कर रकम लेकर फरार हो गए। लोगों ने जिला इंतजामिया डोडा और पुलिस से अपील की कि वो इन चोरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम दें। तक पहुंचाने के लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। बाकी तो अब आगे देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है, क्या कहेंगे, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ें और कोई ना कोई रास्ता निकालें इनको पकड़ने के लिए। हम बड़े परेशान हैं, हमारे दूर दराज इलाकों में हम बड़े परेशान हैं। हम ये कहना चाहते हैं डीसी डोडा से कि अगर हम कल को कहीं 10-5 हज़ार रुपये घर में रखें, घर में बच्चे होते हैं, हमारे औरतें होती हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, तो कल को उनका कत्ल भी हो सकता है। 10-5 हज़ार रुपये के लिए जो मस्जिदों को नहीं बख्शा जा रहा है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की आलोचना। कहा बिना वजह सुरक्षा को बनाया जा रहा मसला। लोकसभा चुनाव हो सकते हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं? कांग्रेस ने भी जताई नाराजगी। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान पर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने जताया संतोष। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन का जताया आभार। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की प्रवक्ता बरकत कौर रतन ने कहा उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे हम काफी निराश हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने दिल्ली के नामी कॉलेज में की शिरकत। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा जम्मू कश्मीर। कहा जम्मू कश्मीर में घटनाओं में 80% आई कमी। नौशहरा के नोनियल में लोगों ने पानी की दिक्कत को लेकर सड़क जाम कर जल शक्ति विभाग के मैकेनिक
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में मुनासिब पॉलिसी न होने पर मुश्तहिद जम्मू के डोगरा फनकारों ने जम्मू में एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि काम न होने की वजह से जम्मू के फनकार फाका कशी के मरहले तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो उनके लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज जम्मू के आर्टिस्टों की तरफ से आज एक प्रोटेस्ट किया गया है और ये कहा गया है कोई भी कंक्रीट पॉलिसी आज तक आर्टिस्टों के लिए नहीं बनी। पिछले कई सालों से ये जो है अपना जीवन यापन करने के लिए भी जो है काफ़ी मुश्किलों में हैं। इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की मुश्किलें हैं आर्टिस्टों को? देखिए, पिछले 5-6 सालों से जो जम्मू दूरदर्शन चलता भी था वो भी बंद हो चुका है। कोई ग्रांट यहाँ पे नहीं आती है। हमारे जम्मू के आर्टिस्ट जो जम्मू दूरदर्शन अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट हैं उनको कोई काम नहीं है इस वक्त। और हम हमेशा यही डिमांड करते हैं कि जम्मू का जो दूरदर्शन है वो चलाएं और इसको एक प्रॉपर जगह दें ताकि हम अपनी डोगरी कल्चर को भी प्रमोट कर सकें और डोगरी जो हमारे जम्मू डुगर प्रदेश के आर्टिस्ट हैं उनको कोई काम मिले। ये स्टारवेशन पे आ गए हैं, उनको कोई काम नहीं। जो आर्टिस्ट जो सिर्फ इसी के ऊपर जिनकी जीविका चलती थी वो तो स्टारवेशन पे आ गए हैं, भूखमरी पे आ गए हैं और कोई काम नहीं है। आर्टिस्ट जो एक आईना होता है समाज का, जो समाज की जो सारी बुराइयां जो है हम लोग लिखने वाला लिखता है, करने वाला करता है, ड्रामा करने वाला ड्रामा करता है, वो सारा कुछ बंद हो चुका है। थोड़ा बहुत कल्चर अकेडमी कर रही है लेकिन वो कितना दे सकती है। दूरदर्शन जो हमारा जम्मू का केंद्र है उस पर उसकी जो इतनी मशीनरी थी वो भी यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है। हम चाहते हैं वो सारी मशीनरी यहाँ पे शिफ्ट हो और हमारे डोगरों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ आए जी। हमारे सारे डोगर प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो सारे इस वक्त काम काज के लिए, अब जीवन यापन के लिए क्या आपके पास ऑप्शन बची? देखिए, अगर आप सही में पूछें तो हमारे कुछ आर्टिस्ट तो अब क्या बोलूँ, मतलब लेबर करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई काम अगर नहीं है फिर क्या करेंगे? खाना तो खाना है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, फिल्म पॉलिसी बना रही है, वो सारा फायदा जो है वो बाहर के लोग आके ले जाते हैं। मुझे तो लग नहीं रहा कोई जम्मू का कोई डोगरा किसी ने फिल्म पॉलिसी में कुछ 4 पैसे कमाए होंगे। जो बाहर के लोग उन्हीं के लिए सारा कुछ है। जम्मू के लिए स्पेशल आना चाहिए, हमारे डोगरों के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, जम्मू प्रदेश के लिए कुछ होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि स्पेशल पॉलिसी जो है वो यहाँ के आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट के लिए होनी चाहिए और इनका कहना है कि जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो इस वक्त भुखमरी का शिकार हो चुके हैं। कैमरामैन सारा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। ANTF जम्मू की ड्रग माफिया के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है और पुलिस ने जम्मू में एक शख्स से 1.5 किलोग्राम चरस बरामद किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए SSP ANTF राजकुमार ने कहा कि इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश के रवाबित का पता लगाने के लिए तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही मजीद कुछ और गिरफ्तारियों का इम्कान है। में 1.5 किलो चरस जो है वो पकड़ी गई है। कितने लोग अरेस्ट हुए उसमें क्या किस तरह के लीड्स आपको मिली? देखो, उसमें अभी तक हमारा एक की जो ऑन स्पॉट अरेस्ट है वो रवि राज है, जो सन ऑफ शंभू जी, रेजिडेंट ऑफ गार जितो, ये रियासी का है। अब उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे काम चल रहा है, तो वो रूटीन पार्ट रहता है कि फॉरवर्ड लिंक्स, बैकवर्ड लिंक, तो उसमें हम पूरा काम करेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी तो उसको भी हम कन्फिस्केट करेंगे। देखो, हमारा जो फोर्सेस हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, उनका तो यही फोकस रहता है कि जैसा हमारा है कि हम इंफॉर्मेशन जनरेट करें, कमर्शियल क्वांटिटी के जो बड़े बड़े पर्चे रजिस्टर करें, उसके बाद जितना भी पूरा नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क को बस्ट करें, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। तो लीड्स मिल रही हैं आपको? ये आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अरेस्ट हो सकता है? हाँ, काफ़ी लीड्स मिल रही हैं और हमारी जनरल पब्लिक से ये थोड़ी सी अपील रहती है कि वो हमारे साथ इन पेडलर और स्मगलर की इन्फॉर्मेशन शेयर करें। बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे स्कूल, कॉलेजेस और पब्लिक गैदरिंग्स में होते रहते हैं, वो बाकी लोगों के साथ भी वो शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चले कि ये है क्या प्रॉब्लम है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा में बस स्टैंड के करीब एक चेक पॉइंट के दौरान 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात और नकद रकम बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि ये दोनों मियां बीवी हैं। वो काफ़ी अरसे से डोडा में मंशियात सप्लाई कर रहे थे। दोनों के पास से तकरीबन 34 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है और दोनों के कब्जे से तकरीबन 45,000 रुपये की रकम भी बरामद हुई। उनका नाम जुनैद क़यूम और उनकी अहलिया सफिया बेगम है। पुलिस ने इस सिलसिले में डोडा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया है। 6:30 बजे के करीब रिलायबल सोर्सेज से ये ऐसे बस स्टैंड डोडा पे कोई हस्बैंड वाइफ जो है ड्रग्स का धंधा करते हैं और वहाँ पे वो इस समय ड्रग्स जो है वहाँ बेच रहे हैं। तो हमने उनके खिलाफ यहाँ पे FIR 51/2024 अंडर सेक्शन
8, 21, 22, 29 NDPS एक्ट लगा के तो वहाँ मौके पे गए और वहाँ जाके उनको रंगे हाथों पकड़ा है और वहाँ से उनसे 34 ग्राम हेरोइन जो चिट्टा है इसको वहाँ उनके वहाँ से रिकवर किया है। तो साथ में कुछ करेंसी भी निकली है जो कि 45,460 रुपये वो भी उनके वहाँ से निकली है जो इन्होंने ये बेच के कमाए हुए थे पैसे। तो और भी कोई लोग अगर बीच में इस तरह से पेडलर्स होंगे तो कोशिश करेंगे कि हम उनको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो पेडलर्स हैं जो लोगों को पैसे की एवज में जो मतलब अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं या प्रॉपर्टी बना रहे हैं और लोग बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों के साथ साथ हमें पता चला है कि कुछ बड़े लोग भी मतलब जैसे इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब बड़ी उम्र के लोग जो है वो भी इन्वॉल्व हैं। बारामूला जिले के रफियाबाद के डंगीवच इलाके में आग लगने से 2 रिहायशी मकानात जलकर खाकसर हो गए। डंगीवचा रफियाबाद के रिहायशी जेवादीन शाह के अब्दुल रशीद शाह और मीर अहमद शाह के रिहायशी मकान में जबरदस्त आग भड़क उठी। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने पुलिस और मकामी लोगों की मदद से इंतहाई भीड़ भाड़ वाले इलाके में आग बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। ताहम बड़े पैमाने पर आतिशबाजी के इस वाकये में 2 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर खाकसर हो गए। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने आग की वारदात का नोटिस लेते हुए इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी। यहाँ इस महल्ले में रहने वाले 2 बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज का वो इतना काफ़ी माली नुकसान हुआ कि मैं ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं समझूंगा कि ये लोग सड़क पे आ चुके हैं। जो भी माली मसरूका इनके पास था, जो भी उन्होंने कमाई की थी, जो भी पूंजी इनके पास जमा थी माल की सूरत में, वो सारा जलकर खाकिस्तर हुआ है। और ये पूरी फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं सड़क पे आ चुके हैं। हम अपनी तरफ से पूरी इंटायर जो हमारी बरादरी है, इंटायर सिविल सोसाइटी हमारी है, इस सदमे में इन 2 फैमिलीज़ के साथ हम शाना बशाना है। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन 2 फैमिलीज़ को एज अर्ली एज पॉसिबल रिहेबिलिटेट किया जाए, एक्सग्रेशन रिलीफ को फास्ट ट्रैक पर फराहम किया जाए। जो आपके पास रेड क्रॉस के रिसोर्सेज हैं उनको बरोई कार लाकर इन 2 फैमिलीज़ को, जिनमें मासूम बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं, इनको एज अर्ली एज। नेहरू युवा केंद्र मरकजी वजारत बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की जानिब से SMM कॉलेज परिहासपुरा पटन में यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद किया गया। SSP सिक्योरिटी श्रीनगर नुज़हत अमान मेहमान खसूसी थी। नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल अजीज, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर हया काजी, राह रियाज और दीगर मौजूद थे। काफ़ी तादाद में लड़कों और लड़कियों ने इसमें शिरकत की और इसका मकसद नौजवानों को बुनियादी प्लेटफॉर्म और दीगर सरकार की स्कीमों से फ़ायदा दिलाना और जानकारी देकर उन्हें रोज़गार के वसाइल से रोशनास कराना था। प्रोग्राम का कंक्लूजन ये था कि आप जो आशा वर्कर्स है, हमारा जितना भी यूथ है जो कि बहुत बैकवर्ड एरियाज़ में लगा हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट क्या उनके लिए कर रही है। तो आज जो है हमारा गवर्नमेंट उनको प्रेजेंट कर रहा है, उनको अपनी स्कीम्स को, ताकि यूथ को जो है बहुत सारा फ़ायदा मिले। नेहरू युवा केंद्र ने जो भी स्कीम्स बताई इनका काफ़ी लाभ उठाने चाहिए। हमें ये लगता है कि यूथ को काफ़ी लाभ उठाना चाहिए इस चीज़ का। तो सबसे पहले ये बात है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, हमने जो भी अपने मुद्दे रखे इनके सामने, उन्हें तस्लीम किया। हमने एक लाइब्रेरी का इशू रखा था, इन्होंने तस्लीम किया कि हम आपकी काफ़ी मतलब बिलखुसूस आपकी हेल्प करेंगे, जितने भी गेस्ट हैं और जितने भी NYK की तरफ से। डिफरेंट जो स्कीम्स है वो यहाँ पर दोहराई गई, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे जो नया पोर्टल खुला है माई भारत युवा पोर्टल, उस पर डिस्कशंस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सपोर्ट्स हो, चाहे और कोई दूसरे शोबे हो, तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल डिस्कशन हुआ। रिसोर्स पर्सन्स ने उन्होंने यहाँ पर बच्चों तक मैसेज पहुँचाई और ये मैसेज हर घर घर जानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में हर एक को जानकारी मिले और हर एक घर में वो चीज़ आ जाए जिसको हम खुशहाली कहते हैं। जे बेरोज़गारी आप देखते हैं, बेरोज़गारी कितनी है, बेरोज़गारी से कैसे हम निकल पड़े। मकसद और मुद्दा आज के प्रोग्राम का था कि इन बच्चों को रोज़गार के साथ जोड़ना। हमारी माएँ भी थी जो अपने बच्चों को सिखाएंगी कि क्या हमारे पास कितनी सारी स्कीमें हैं ताकि हम बेरोज़गारी से बाहर आ जाएं। बेरोज़गारी की वजह से ही सारी परेशानियां हैं। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।